अंधेरी रात, सुनसान सड़क और उस पर दौड़ती डॉक्टर शर्मा की गाड़ी। मुंबई से पुणे जाने वाले रास्ते पर हर रात यही दृश्य देखने को मिलता था। ओह, आज फिर लेट हो गया। पूरा दिन अस्पताल में काम करते रहो और रात को जाकर पत्नी के ताने सुनो। वाह शर्मा, क्या जिंदगी है तेरी। डॉक्टर शर्मा बड़बड़ाने लगे। डॉक्टर शर्मा हाल ही में अपनी पत्नी के साथ मुंबई रहने आए थे। वो पुणे के एक सरकारी अस्पताल में सीनियर डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे। मुंबई से पुणे के बीच का पूरा इलाका घने जंगलों से भरा था। इसी जंगल में सड़क के किनारे सालों पुरानी एक हवेली थी, जिसे चटर्जी की हवेली कहा जाता था। ये हवेली मुंबई के एक धनी और प्रतिष्ठित जमींदार चटर्जी की थी। एक समय चटर्जी एक संपन्न परिवार के मुखिया थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका बेटा, बेटे और बेटे की बहू और एक पोता था। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। चटर्जी की यह खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं थी। एक दुर्घटना में उनके बेटे, बहू और पोते की मृत्यु हो गई। ये उन दोनों बूढ़े दंपत्ति के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। चटर्जी की जीवन सांगनी भी उनका साथ नहीं दे पाई और कुछ दिनों बाद वह भी चल बसी। चटर्जी अपनी लाइफ में अकेले पड़ चुके थे। उनके जीने की जो उम्मीद थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उन्होंने अपनी सारी जायदाद बेच दी और कस्बे से दूर जंगल के बीच हवेली बनवाई। इस हवेली में चटर्जी के साथ साथ हवेली का चौकीदार अमन और उसकी पत्नी भी रहते थे। चटर्जी ने अपनी लाइफ के अंतिम साल इसी हवेली में गुजारे थे। डॉक्टर शर्मा घर आए और डोरबेल बजाई। दरवाज़ा मिसेस शर्मा ने खोला। हमेशा की तरह मिसेस शर्मा का मुंह फैला हुआ था। डॉक्टर शर्मा ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह घर के अंदर चली गईं। डॉक्टर शर्मा भी सांस रोककर अंदर आ गए। हाथ मुंह धोकर जब डॉक्टर शर्मा बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मिसेस शर्मा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही हैं। डॉक्टर शर्मा खाना खाने बैठे। मिसेस शर्मा एक तरफ खड़ी हो गईं। डॉक्टर शर्मा ने मिसेस शर्मा से पूछा, अरे तुम खाना नहीं खाओगी क्या? मिसेस शर्मा ने जवाब दिया, मैं पहले ही खा चुकी हूँ। डॉक्टर शर्मा को ये बात पता थी कि शादी के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उन दोनों पति पत्नी ने साथ में बैठकर खाना न खाया हो। वो बोले, सीरियल देख देख कर तुम भी ड्रामा सीखने लगी हो। आओ और चुपचाप बैठकर खाना खाओ। मिसेस शर्मा के सब्र का बांध टूट गया। वे डॉक्टर शर्मा के पास आकर बैठी और बोली, माना कि आपको अस्पताल में बहुत काम रहता है, मगर आप शाम को तो जल्दी आ सकते हो ना। पूरा दिन घर में बैठ बैठ कर बोर हो जाती हूँ। शाम को जल्दी आने पर हम कम से कम सुकून के 2 पल तो बिताएंगे। मिसेस शर्मा ने अपना रोज जाहिर किया। डॉक्टर शर्मा ने कहा, यार मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। आजकल मौसमी बीमारियों का दौर है। अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा रहता है। अब मुझे आने से देर तो होगी ना। हाँ हाँ, आपके पास तो हमेशा एक नया बहाना रहता है। मुझे तो अस्पताल के मरीज अब मेरी सौतन जैसे लगने लगे हैं। डॉक्टर शर्मा हंस पड़े। मिसेस शर्मा भी मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि उनके पति एक काइंड और गुड हार्टेड इंसान है। उनकी ड्यूटी शाम तक ही रहती है। इसके बाद वे गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज करते हैं, जिसके कारण उन्हें आने में देर हो जाती है। अगले दिन सुबह डॉक्टर शर्मा अस्पताल जाने के लिए तैयार हुए। वे नाश्ता करने बैठे तो मिसेस शर्मा बोली, आपको याद है ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है। डॉक्टर शर्मा चौंक कर बोले, अरे मैं तो भूल गया। मिसेस शर्मा रूखे स्वर में बोली, हाँ, आपको तो बस अस्पताल की याद रहती है। अस्पताल से शादी कर लो। अरे बीवी, सुबह सुबह मुंह फुलाना अच्छी बात नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, आज शाम को आप जल्दी घर आओगे
और हम बाहर किसी होटल में खाने जाएंगे। अरे अरे ठीक है, आ जाऊंगा बस। मिसेस शर्मा खुश हो गई। डॉक्टर शर्मा अस्पताल चले गए। खुशकिस्मती से आज ज़्यादा मरीज नहीं थे, फिर भी मरीजों को दवाइयाँ देते देते डॉक्टर शर्मा को देर हो गई। अंधेरा गहराने लगा था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठे और घर की तरफ निकल पड़े। घर जाकर उन्होंने देखा कि मिसेस शर्मा सर संवर कर खड़ी थी और शायद उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। वह दोनों अब जल्दी से गाड़ी में बैठे और होटल की तरफ चल पड़े। वो होटल पुणे में था। कुछ समय बाद वे होटल पहुंचे और वहां जाकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वे वापस घर की तरफ निकल गए। रात जो कि बहुत गहरा चुकी थी और आज तो अमावस्या की रात थी, जिससे चारों तरफ बहुत गहरा अंधेरा फैला हुआ था। कस्बे में कुत्ते रो रहे थे, जैसे कुछ बहुत बुरा घटने वाला हो। चारों तरफ काफी अजीब सा माहौल था। वो लोग जंगल में बीच में थे। डॉक्टर शर्मा आराम से गाड़ी चला रहे थे कि अचानक उन्होंने ब्रेक मारी। गाड़ी के सामने दुबला पतला सा बूढ़ा सा आदमी खड़ा था। उसने एक चादर लपेट रखी थी। उसके हाथ में एक लालटेन और दूसरे हाथ में लाठी थी। वह जल्दी से डॉक्टर शर्मा की कार की खिड़की के पास आया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए, वो बहुत बीमार है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मेरी बीवी को देख लीजिए। डॉक्टर शर्मा ने अपनी बीवी की तरफ देखा। मिसेस शर्मा को यह बात पता थी कि चाहे आसमान गिर पड़े या धरती फट जाए, उनके पति किसी भी सिचुएशन में पीछे नहीं हटने वाले। इसलिए उन्होंने भी ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। डॉक्टर शर्मा दवाइयों को एक बक्सा हरदम अपने साथ रखते थे। उन्होंने वह बक्सा लिया और मिसेस शर्मा के साथ गाड़ी से उतरे। वे दोनों ही उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। वे देखकर चौंक गए कि वह बूढ़ा उस चटर्जी की हवेली में रहता था। वो हवेली बड़ी पुरानी थी, पुरानी और एकदम खंडर सी पड़ी हुई थी। वे दोनों उस हवेली के अंदर गए। वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, मालिक के मरने के बाद हम दोनों इस हवेली में बचे हैं। वह बूढ़ा उन्हें कमरे के अंदर ले गया। कमरे पे बिस्तर पर फटे पुराने चीथड़ों में एक बूढ़ी औरत लेटी थी। उस औरत का शरीर सूखकर काटा हो चुका था। वह बूढ़ा उस औरत के पास गया और बोला, देख देख, मैं तेरे लिए डॉक्टर साहब को बुला कर लाया हूँ, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वह बूढ़ी औरत एक रहस्यमय मुस्कान देने लगी। डॉक्टर शर्मा ने उस औरत को चेक किया और कुछ दवाइयाँ दी। इसके बाद जब वे चलने को तैयार हुए तो बूढ़ा बोला, साहब आपकी फीस? अरे नहीं नहीं, फीस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी सेवा समझ लीजिए, डॉक्टर शर्मा ने बोला। उस बूढ़ी औरत ने हाथ से मिसेस शर्मा की तरफ इशारा किया और बोली, मेरे पास आओ बेटी। मिसेस शर्मा उनके पास गई। उस औरत ने कपड़े की पोटली में से एक चांदी का सिक्का निकालकर मिसेस शर्मा के हाथ में रख दिया और बोली, तुम यहाँ पर पहली बार आई हो, ये लो शगुन। अरे नहीं, ये मैं नहीं ले सकती, मिसेस शर्मा बोली। ले लो बेटी, शगुन को मना नहीं करते, वह बूढ़ी औरत ने बताया। मिसेस शर्मा ने अपनी पति की तरफ देखा। डॉक्टर शर्मा ने हाँ में सर हिलाया। मिसेस शर्मा ने वह सिक्का अपनी साड़ी के पल्लू में बांध दिया। इसके बाद वे बाहर आ गए। वह बूढ़ा उन्हें छोड़ने के लिए हवेली के दरवाजे पर तक आया। वे दोनों अपनी कार में बैठे और घर की तरफ चल दिए। वे लोग घर पहुंचे। उनका पड़ोसी, जिसका नाम राहुल था, वो अभी भी जग रहा था। उनको देखकर वह बोला, अरे डॉक्टर बाबू, इतनी रात को भाभी जी के साथ कहाँ गए थे? दरअसल आज हमारी शादी की सालगिरह थी, इसलिए हम होटल में खाना खाकर आए हैं, डॉक्टर शर्मा ने बताया। राहुल ने उन्हें सालगिरह की मुबारक दी और पूछा, फिर भी आप दोनों इतना समय कैसे लग गया आपको?
डॉक्टर शर्मा ने राहुल को सारी बात बताई हवेली की। डॉक्टर शर्मा की बात सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, अरे आप भी अच्छा मजाक करते हो डॉक्टर बाबू। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर शर्मा बोले, क्या मजाक कैसा? अरे डॉक्टर बाबू, उस हवेली में तो सालों से कोई नहीं रहता। क्या? वे दोनों हैरान हो गए। हाँ, करीब 15-16 साल पहले उस हवेली के मालिक चटर्जी जी स्वर्गवास हो चुके थे। उसके बाद बचे हवेली का चौकीदार अमन और उसकी पत्नी। लगभग 13 साल पहले अमन की पत्नी एक लंबी बीमारी के चलते चल बसी। उस समय आसपास के इलाके में अस्पताल की सुविधा नहीं थी। आज से कम 13 साल पहले अमन की भी उसी समय मौत हो गई थी। राहुल की बात सुनकर वे दोनों डर गए और वो कांपने लगे और सोचने लगे कि हमें फिर उस घर में कौन मिला था, कौन था वो? अरे ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? चौधरी जी अब पूरी तरह झुंझला चुके थे। मुंबई से नासिक हाईवे पर उनकी कार सर पर दौड़ रही थी। बाहर कौंधती बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ एक भयंकर बारिश हो रही थी। यहाँ तक कि कार के वाइपर ऑन होने के बावजूद सामने देख पाना मुश्किल हो रहा था। अरे लगता है भारी बारिश की वजह से सब कुछ ठप्प हो चला है। चौधरी जी के बगल में बैठी उनकी पत्नी आरती बोली। हाईवे पर दौड़ते हुए अचानक चौधरी जी के पैरों से जोरदार ब्रेक लगे। उनकी बेटी कार के पीछे वाली सीट पर बैठी थी, जो ब्रेक लगने की वजह से आगे गिर पड़ी। क्या हुआ? चौधरी जी को साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें लगा जैसे हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि हाईवे पर जाम लगा था। उन्होंने अपना कोट उतारा और बारिश से बचने के लिए सर ढककर बाहर निकल पड़े। बाहर निकलते हुए बोले, मैं माजरा पता करके आता हूं, आखिर हुआ क्या है। गर्दन नीचे करके तेज चलते हुए वे एक कार के पास पहुंचे। उन्होंने कार का शीशा ठकठकाया। क्या आपको कुछ पता है आगे जाम क्यों लग रहा है? हाँ, वो दरअसल वो आगे भारी बारिश की वजह से ये सीलूर डैम टूट गया है, जिससे पानी भर गया है और गाड़ियां आगे नहीं जा पा रही हैं। कार में आकर चौधरी जी ने सबको बताया। तो अब क्या करें? करना क्या है, ये गाड़ी में बैठे रहो और जाम खुलने का इंतजार करो। इंतजार करो? आरती ने अपनी बहौसी करते हुए कहा। इससे अच्छा कहीं आसपास कोई रात पर ठहरने की जगह नहीं है क्या? सभी इसे उधेड़ने में लगे थे कि एक पल के लिए जोरदार बिजली कौंधी। उसका जो तेज था वो इतना ज्यादा था कि रात में भी दिन का आभास हो गया। शायद उसी पल में ही आरती ने नजरें अपने बगल में घुमाई। बिजली की रोशनी में उसे कुछ दूरी पर एक घर दिखा। सुनो, मुझे वहां पर एक घर दिखा है, क्यों ना आज की रात हम उसी घर में गुजार लें। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी रात में अजनबियों के घर में रुकोगी? और कौन अजनबी ऐसे ऐसे रुकने देता है रात को? अरे यार, पता करने में क्या जाता है, एक बार जाकर देख लेते हैं। चौधरी जी ने गाड़ी घुमाई और उस घर के सामने लाकर खड़ी कर दी। घर दिखने में कुछ खास नहीं था और बेहद सुनसान जगह पर था, पर उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस रात गुजारनी थी। चौधरी जी ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बार उन्होंने खटखटाया, पर जोरदार थाप दी, लेकिन इस बार भी बिल्कुल सन्नाटा। चौधरी जी फिर से दरवाजा पीटते, इससे पहले ही बेहद तीखी चिरचिराहट के साथ वो लकड़ी का दरवाजा खुल गया। चौधरी जी अंदर झांक कर बोले, कोई है? कोई है? उनकी आवाज उस विशाल घर में महज गूंज कर रह गई। उनकी बेटी ने डरते हुए कहा, माँ, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? लगता है घर बिल्कुल सुनसान है।
आज रात ठहरने के लिए अच्छा जगह मिल गई है। गुप्ता जी कार से एक चद्दर और टॉर्च ले आए। मकान के कोने में चद्दर बिछाकर परिवार के तीनों सदस्य सो गए। रात ढलने के साथ साथ बारिश रुक गई, लेकिन तेज हवा वैसे ही चल रही थी। अचानक से मकान की खिड़की खुल गई और तेज हवा से चरमर करने लगी। सबकी नींद खुल गई। चौधरी जी ने खड़े होकर खिड़की बंद कर दी। जैसे ही वह वापस मुड़े, उन्हें अपने पैरों में किसी कठोर चीज का एहसास हुआ। उन्होंने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा मानो ऐसी बहुत सी कठोर चीजें उनके आसपास बिखरी पड़ी हों। उन्होंने आरती को टॉर्च जलाने को कहा। जैसे ही आरती ने टॉर्च जलाई, उन सबका खून मानो जम गया हो। उनके चारों ओर असंख्य इंसानी हड्डियां और खोपड़ियों का ढेर लगा था। आरती बेहद जोर से चीखी। चौधरी जी दरवाजे की ओर भागे। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। अचानक से ढेर में पड़ी हड्डियां हिलने लगी और धीरे धीरे कंकाल का रूप लेने लगी। उनके लिए ये डर की परिसीमा थी। चौधरी जी ने अपना पूरा जोर लगाया और अचानक खड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। किसी तरह गिरते पड़ते वो लोग कार तक पहुंचे और उस जगह से दूर लगे मेन गेट तक जाने लगे। और उसके बाद आरती ने कहा, सुनिए, जितनी दूर हो सके उतनी दूर हमें भागना होगा, क्योंकि अगर यहाँ रहे तो हमारी मौत पक्की है। अब वो, उनकी बेटी और आरती, ये तीनों किसी तरह वहाँ से बचकर निकल पड़े और अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब तो सुबह भी हो चुकी थी और जो जाम था वो भी हट चुका था। अब कई दिनों के बाद चौधरी जी का उस रास्ते से दोबारा जाना हुआ, पर आज खिली खिली धूप थी। दिन का सूरज सिर पर चमक रहा था। उन्हें उस रात का एक एक पल याद आ रहा था। जिस जगह वे रात को ठहरे थे, वो जगह बस अब आने वाली थी। अचानक गुप्ता जी की दिल की धड़कन तेज होने लगी। वे देखना चाहते थे कि क्या दिन में भी वह जगह है वो डरावनी लगती है। जैसे ही वे उस जगह पर पहुंचे, उनकी आंखें फैल गईं। गले से कोई आवाज नहीं निकली। वही रात वाली जगह थी, पर वहां घने पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी नहीं था। चौधरी जी के चेहरे पर हम एक चीज अच्छी तरह देख सकते थे, और वो है डर। ये कहानी है 4 दोस्तों की, जो लेट नाइट पार्टी करके अपने अपने घर लौट रहे थे, और रास्ते में उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ या ऐसा दिखाई दिया जिसे देख के उनके होश उड़ जाते हैं। जो कि एक कहानी गौरव नाम का लड़का अपने दोस्तों को सुनाता है, और उसके दोस्त पास पड़ोस में काफ़ी लोगों को सुनाते हैं। उसके आस पड़ोस के लोग उसकी कहानी को झूठा मानते हैं, लेकिन क्या आप इसे सच मानोगे, यह आपके ऊपर है। अब कहानी शुरू करते हैं। उस शुक्रवार की रात बारिश हो रही थी। मैं यानी गौरव एक होटल में अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा था। लगभग 12 बज चुके थे और होटल बंद होने वाला था, इसलिए हमें वहाँ से निकलना पड़ा। और हम वहाँ से जब बाहर आए, फिर हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा और मैं अपनी कार में ड्राइविंग करने लगा। मेरे घर का सफ़र लगभग 2 घंटे का था। वह वास्तव में लंबा दिन था और मैं थक भी चुका था। उस रात ड्राइविंग करते हुए मुझे नींद महसूस होने लगी। मैंने जागने के लिए रेडियो चला दिया, लेकिन रेडियो के साथ कुछ समस्या थी। वो चैनल नहीं पकड़ पा रहा था, इसलिए मैंने रेडियो बंद कर दिया। सिर्फ साए साए की आवाज़ आ रही थी। गाड़ी चलाते चलाते मैं रेडियो भी ठीक कर रहा था, तभी मैंने सामने देखा। मेरी गाड़ी के सामने रोड के बीचों बीच कोई खड़ा था। मैंने स्टीयरिंग को बाएं घुमाते हुए ज़ोर से ब्रेक मारा और मेरी गाड़ी का टायर बहुत तेज़ी से फटा और उसकी आवाज़
पूरे जंगल में फैल गई। मेरी गाड़ी अब रुक गई थी। मैं गाड़ी में ये देखने के लिए रुका और बाहर निकल गया कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। मैंने गाड़ी के चारों तरफ देखा और वहाँ भी देखा जहाँ वह व्यक्ति खड़ा था। चारों ओर देखने के लिए कोई नहीं था और वहाँ भी कोई नहीं था मेरे अलावा, और ना ही टायर के मार्क के निशान थे, और ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वहाँ कुछ हुआ हो। और जब मैंने टायरों पर गौर करा तो कोई भी टायर नहीं फटा था। तो फिर वो आवाज़ किस चीज़ की हुई थी, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा ये मेरा दिमाग में बस में नहीं है, शायद मुझे बहुत तेज नींद आने की वजह से लग रहा हो। मैं अपनी कार में आ गया और कार में सब कुछ चेक किया। कार में सब कुछ ओके था, सिर्फ रेडियो को छोड़कर। मैंने अपनी कार स्टार्ट की और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, मगर मुझे थोड़ी दूर चलने पर ही कमजोरी महसूस होने लगी। इस घटना के बाद मैं करीब 2 बजे तक अपने घर पहुंचा। मैं जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, मेरा फ़ोन बज उठा। ये मेरे दोस्त का फ़ोन था जो मेरे साथ उस पार्टी में मौजूद था। इसका नाम राजीव था। वह चिंतित था। उसने मुझे फ़ोन किया था। मैंने सही सलामत घर पहुंच गया हूँ ये उसे बता दिया, और काफ़ी देर तक हम दोनों की बातें हुई फ़ोन पर। और ना जाने क्यों वो फ़ोन पर काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। मैंने उससे पूछा भी, क्या बात है भाई, तुम ठीक तो हो ना? फिर उसने मुझसे कहा, मुझे घर आते टाइम रास्ते में एक आदमी मिला। मैंने गाड़ी के अंदर से देखा। मुझे वो आदमी देखने में बिल्कुल तेरी तरह लग रहा था, इसलिए मैंने तुझे फ़ोन किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे टक्कर मार दी है। और जब मैं गाड़ी से बाहर निकल के आया तो वहाँ कोई नहीं था। अरे ये तो काफ़ी अजीब बात हुई। मैंने उससे वाली बात कही। मैंने उससे कहा, ये बातें मेरे साथ भी हुई। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने बाकी दोस्तों को कॉल की? फिर उसने बताया, मैंने कॉल की और उन लोगों ने भी यही बताया जो हम दोनों के साथ हुआ है। ये कहकर उसने घबराना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा, अब इस बारे में ज़्यादा मत सोच, तुम बिस्तर पर जाओ और आराम की नींद लो। हम इस बारे में कल के बाद बात करेंगे। मैंने फ़ोन काट दिया और एक अच्छा सा शावर लेकर सोने चल दिया। अगली सुबह हम चारों ने ही उस होटल में रात की घटना का जिक्र करने का वादा किया। मैं कल सुबह सबसे पहले वहाँ पहुँच गया और वहाँ जाकर मैंने देखा जो कल रात वहाँ होटल था वह पूरी तरह से राख में बदल गया। पूरा होटल जल गया और पूरी तरह राख में बदल गया। पैरामेडिक्स और फायरमैन किसी जीवित व्यक्ति की तलाश कर रहे थे और डेड बॉडी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सड़क के उस पार देखा, कुछ लोग वहाँ खड़े थे। मैंने उनसे जाकर पूछा, भाई क्या हुआ, रात में कुछ हुआ क्या? रात में आग कैसे लग गई यहाँ? तब उनमें से एक आदमी ने मुझे बताया, भाई कल रात आग लग गई थी और भयंकर आग लगी थी। कोई भी नहीं बच पाया, सभी लोग इमारत के अंदर फंसे हुए रह गए। आज इतनी तेज़ थी कि वहाँ से कोई भी निकल नहीं पाया। जब तक यहाँ पैरामेडिक्स और फायरमैन पहुँचे तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अंदर जो भी लोग थे सब लोग मर चुके थे। ये तो बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि कल रात ही हमने यहाँ खाना खाया था। मैं अपने दोस्तों की प्रतीक्षा करने के लिए सड़क के दूसरी तरफ गया हूँ और जैसे ही वहाँ गया मैंने देखा एक पैरामेडिक्स मरे हुए आदमी का शरीर ले जा रहा था और मुझे लग रहा था जैसे ये मेरा परिचित है। मैं नज़दीक गया और मैं नज़दीक से देखा तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने इसको कहीं देखा है। फिर मुझे ध्यान आया कि अभी कुछ मिनट पहले ही मैं इसे रोड की दूसरी साइड में बात कर रहा था। मैं उसको वहाँ देखने के लिए गया लेकिन वहाँ से चला गया था वो। मैं अपने दिमाग में सोच रहा था, क्या मैंने वास्तव में भूत देखा? पैरामेडिक्स में एक लाश को
दूसरी लाश के करीब रखा। और संयोग की बात यह थी कि ये भी परिचित लग रहा था। मेरे आश्चर्य की बात तो ये थी कि जो मैंने पहला व्यक्ति देखा था उसे मैंने कल रात में देखा था, और मैंने सोचा था कि वह व्यक्ति मेरी कार से लगभग मर चुका था, लेकिन उसके घावों से ऐसा लग रहा था जैसे वह जलकर मरा हो। ये सब देखकर मेरा सर घूमने लगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ। कल रात जब मैं होटल से निकला और अपनी कार से जब मैं उस जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो जिस चीज़ से मैं टकराने वाला था, जो भी आदमी मेरे सामने खड़ा था, वो यही बंदा था जिसकी मैंने अभी लाश देखी, जो जली हुई थी। तब मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी कार से टकरा कर गिरा है, इसलिए वो मेरे को याद था, उसका चेहरा मेरे को याद था। लेकिन मेरी कार से टकराने के बाद उसकी ऐसी दुर्दशा नहीं थी जैसे एक कार से टकराने के बाद होती है। उसकी दुर्दशा ऐसी थी जैसे कोई इंसान जल के मरता है। और अब मैं इस चीज़ को समझ पा रहा था कि कड़ी से कड़ी जोड़कर, कि तब मेरे साथ क्या हुआ था और अब मेरे साथ क्या हुआ है। अब मैं वापस अपनी सिचुएशन पे आता हूँ। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अचानक सब जगह भूत देख रहा हूँ। और मेरा दोस्त अभी वहाँ पहुँच गया और जला हुआ होटल देखकर चौंक पड़ा और बोला, भला ये कैसे संभव है? हम तो होटल में लास्ट में थे और रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा था कि आप लोग जाइए, मुझे होटल बंद करनी है। मैंने उससे कहा, हाँ यार, ये सब काफ़ी अजीब है। सब जगह जल चुकी है और मुझे हर जगह भूत ही भूत दिखाई दे रहे हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, तुम्हें भूत दिखाई दे रहे हैं? मैंने उसे उन लाशों को दिखाया जब मुझे कल रात और अभी थोड़ी देर पहले रोड के किनारे पर बात करते हुए दिखा था। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, यार मुझे तो कोई भूत दिखाई नहीं दिया। मुझे तो तुम मेरी गाड़ी के आगे दिखाई दिए थे। तुमको याद है ना, मैंने रात तुम्हें बताया था। वह मुझे सब बता ही रहा था कि तभी मेरी निगाह पैरामेडिक्स की तरफ गई। वह 4 बॉडी को वहाँ से निकाल रहे थे और जब मैंने अंदर देखा तो मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो चुके हों। मेरा दिल कांप रहा था। मैं अंदर तक हिल चुका था, क्योंकि वह 4 बॉडी मेरे दोस्त और मेरी थी। हम सब भी रात को जल गए थे। मैंने अपने दोस्तों को देखा और अपनी बॉडी को देखा। मेरे सामने ही मेरी बॉडी को ले जाया जा रहा था और मैं बेबस खड़ा हुआ देख रहा था। मुझे अभी भी एहसास नहीं हो रहा था कि मैं मर चुका हूँ। और अब मैं घर पर आ गया तो इधर देखा, मेरे मम्मी पापा भाई बहन रो रहे थे। मैंने उनसे पूछने लगा कि मम्मी आप क्यों रो रहे हो, पर उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह लोग मुझे देख ही नहीं पा रहे थे और मुझे एहसास हो रहा था कि अब तो मैं मर चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ? फिर अचानक मुझे मेरी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। वो रोते रोते कह रही थी, कीनू आईसीयू में है, कीनू आईसीयू में है। उसका दिल अभी चल रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि हल्का फुल्का बचने की गुंजाइश है। अब वो लोग भगवान के सामने थे और मेरे लिए दुआ मांग रहे थे। तभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इसे खून की बहुत ज़रूरत है, तो मेरे पापा ने मुझे खून दिया। ये सब मैं उस टाइम देख रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि फिर ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। अगर मेरी बॉडी अभी तक ज़िंदा है तो मतलब वो अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। डॉक्टर मेरी लाश को पूरी तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे और सच बताऊं तो वो भी भगवान से दुआ कर रहे थे। डॉक्टर ने अपनी पूरी जान लगा दी और मुझे धीरे धीरे होश आ रहा था और अब मैं यहाँ बेहोश हो गया। अब मेरी आंखें खुली तो मेरे बगल में मेरी मम्मी खड़ी थी, मेरे पापा खड़े थे और मेरी भाई खड़ी थी, मेरी बहन खड़ी थी और वो सब मेरे को घूर कर देखे जा रहे थे और मेरी मम्मी के आंसू टपक रहे थे। उनके रोने जैसी हालत थी। फिर जब मैं घर तक गया तो मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया कि ये सब मेरे साथ हुआ था और ये सब मैंने देखा था।
लेकिन कसम से कह रहा हूँ, ना मेरी बातों पे मेरे घर वालों ने विश्वास करा, ना मेरी कॉलोनी ने विश्वास करा, लेकिन ये सच है। अगर आप कर सकते हो तो आप करो इस बात पे विश्वास। लेकिन मेरे 3 दोस्त नहीं बचे। उनकी आज भी मेरे को बहुत याद आती है, और मैं हमेशा अपने आप को कोसता हूँ कि काश हम उस होटल में ना गए होते। जुनैरा के निकाह की तैयारी जोरों पर थी। होती भी क्यों ना, नवाब जुलैद अली खान की इकलौती वारिस थी और बेगम बनने जा रही थी, वो भी शहर के कोतवाल नफीस अहमद खान की, जिनका शहर में एक अलग ही रुतबा था। यूं तो जुनैरा को नफीस अहमद बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन ना जाने जब वो रिश्ते की बात करने हवेली आए तो जुनैरा ना चाहते हुए भी अब्बू को मना नहीं कर पाई, मानो किसी ने उसको मना करने से रोक दिया था। ये बात जुनैरा ने बाद में अब्बू से भी की थी, लेकिन अब रिश्ता तय हो चुका था, और अगर किसी कारण रिश्ता टूटता तो बहुत बदनामी होती। इसी वजह से जुनैरा बेमन तैयार थी। वो जुम्मे की रात थी जिसने जुनैरा की जिंदगी में तूफान ला दिया था। जुनैरा हमेशा ही रात के खाने के बाद हवेली की छत पर टहल रही थी, और अचानक उसकी नज़र हवेली के पीछे एक पुराने खंडर पर पड़ी, जहाँ एक अजीब सी रोशनी दिख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी जुनैरा को एहसास हुआ कि छत पर और भी कोई है। जुनैरा ने फौरन पलटकर पीछे देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया था। जुनैरा को लगा कि वो शायद उसका वहम था, पर सच्चाई कुछ और ही थी। वहाँ सचमुच कोई था, और वो भी ठीक जुनैरा के पीछे। वो जुनैरा के घूमने पर उसके साथ ही घूम जाता, इसलिए जुनैरा को वो दिखाई नहीं दिया और उसे लगा कि वो उसका वहम था। थोड़ी और देर टहलने पर उसको उस खंडर से कुछ साए अपनी हवेली की ओर उड़ते हुए दिखाई दिए। अमूमन ऐसा होता तो वो डर जाती, पर ना जाने किसी अदृश्य ताकत ने उसे वहां रोक रखा था। शायद कुछ दिखाना या समझाना चाहती थी वो दृश्य ताकत। कुछ ही समय में हवेली की छत पूरी तरह से उन सायों से भर चुकी थी, मगर शायद उन सायों को जुनैरा के वहां होने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। पर एक बात बेहद हैरानी वाली थी कि सभी साए जुनैरा की तरफ ही देख रहे थे। तभी उनमें से एक साया आगे आया और जुनैरा की ओर एक खूबसूरत मोगरे के फूलों का गुलदस्ता ले मुखातिब होकर बोला, आलम पना, आपकी पसंद लाजवाब है और हमें आपकी होने वाली बेगम बहुत पसंद आई, माशाल्लाह। वो अलग बात थी कि जुनैरा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जुनैरा को वो साए घेरे खड़े थे। जुनैरा बेशक डर रही थी, पर वहां से हिल भी नहीं पा रही थी, और ना ही उसे कुछ महसूस हो रहा था। उसे लगा कि वो जो साए हैं वो एक एक करके उसके पार जा रहे थे और फिर वापस खंडर की ओर उड़ जाते। सुबह के 6 बज चुके थे। जब जुनैरा की आंख खुली तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया, और आसपास कुछ अजीब सी महक थी, जैसे किसी मज़ार पर अगरबत्तियां जला रखी हों। रात का वाक़या उसे याद था, मगर जुनैरा को लगा शायद उसने कोई अजीब ख्वाब देखा था। तभी सरकारी जीप का हॉर्न सुनाई दिया। जुनैरा पहचान गई, वो कोतवाल साहब यानी कि अहमद खान की जीप थी, मगर जुनैरा उनके सामने नहीं जाना चाहती थी। गोया गोल खाने में चली गई, और उनके जाने के बाद ही वो बाहर निकली। कोतवाल साहब यहाँ से होकर गुजर रहे थे तो हालचाल पूछने आ गए। तुम्हारे लिए गुलदस्ता छोड़ के गए हैं, अब्बू ने जुनैरा को कहा। बेटा, कोतवाल साहब यहाँ से गुजर रहे थे तो हालचाल पूछने आ गए, तुम्हारे लिए गुलदस्ता छोड़ के गए हैं, अब्बू ने जुनैरा को कहा। जुनैरा ने जब गुलदस्ता देखा तो वो हैरान रह गई। हूबहू वही गुलदस्ता था
जो रात को वो साए अपने साथ लाए थे। यानी जो कुछ रात को सुनैना ने देखा वो वाकई एक ख्वाब था या एक भयानक और अजीब हकीकत। सुनैरा अभी इसी उधेड़ में थी कि तभी सुनैरा की नज़र बाहर बरामदे में पड़ी तो वो एकदम कांप गई। वहाँ दो साए खड़े थे जो रात वाले वाकया जैसे ही थे और सुनैरा की नज़र पड़ते ही छत की ओर उड़ गए। सुनैरा पसीने पसीने हो गई और उसको यूं अचानक डरते देख अब्बू ने उसे अपने कमरे में जाने को कहा। सुनैरा, क्या बात है बेटी, तुम यूं अचानक पसीने पसीने क्यों हो गई हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हकीम साहब को बुलवा दूं मैं? मलिंदा, ज़रा हकीम साहब को लेवा लाओ, कहना फ़ौरन से पेशतर आए, नवाब साहब ने याद किया है। सुनैरा ने कहा, अब्बू हम ठीक हैं, वो थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, आप नाक ही परेशान हो रहे हैं। मलिंदा मियाँ रुकिए, आप हकीम साहब को छोड़िए, मेरे लिए एक कप बढ़िया गरम गरम चाय ले आइए। मलिंदा तुम जाओ हकीम साहब के पास, चाय सलमा बना देगी। अब्बू हम ठीक हैं, आप। सुनैरा खामोश रहो और यहीं बैठ जाओ, हम साथ ही चाय पियेंगे, कुछ बात भी करनी है आपके निगाह के बारे में। सुनैरा अब्बू की बात मान वहीं बैठ गई। थोड़ी देर में सलमा चाय ले आई और अभी चाय और बाप बेटे की गुफ्तगू चली रही थी कि मलिंदा हकीम साहब को लेकर पहुंच गया। यूं तो हकीम साहब एक जाने माने खानदानी हकीम थे, मगर एक पहुंचे हुए आलिम भी थे। चुनांचे दूर दूर से लोग अपनी मुसीबतों वहमों का पिटारा लें उनके दरबार में तशरीफ लाते रहते थे। हकीम साहब ने ज्यों ही सुनैरा को देखा वो वहीं ड्योहीं पर रुक गए। या अल्लाह रहम, उनके मुंह से खुद ब खुद निकल गया। नवाब साहब और सुनैरा उनके यूं रुकते और उनके अल्फाज सुनकर चौंक गए। नवाब साहब ने पूछा, हकीम साहब सलाम अर्ज़ है, आप रुक क्यों गए? आइए बैठिए। नवाब साहब बात ही कुछ ऐसी है, कुछ ना बोलते बन रहा है और ना कुछ कहते। मतलब कि यहाँ आसमानी साए मौजूद हैं और उनका मुझे एहसास हो रहा है। और ये कहते कहते हकीम साहब खामोश हो गए। नवाब साहब ने कहा, और क्या हकीम साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हकीम साहब ने कहा, ज़रा इधर तो आइए, कुछ दिखाता हूँ आपको। नवाब साहब हकीम साहब के पास चले गए तो हकीम साहब ने उनके चेहरे पर कुछ बुझाते हुए फूंक मारी और कहा, मरिंदा की ओर देखो। इस बार चौंकने की बारी नवाब साहब की थी, क्योंकि मरिंदा के ठीक पीछे कोई साया दिखाई दे रहा था। नवाब जुनैद अली एक कद्दावर बुलंद शख्सियत के मालिक होने के बावजूद उस साए को देखकर कांप गए, वो भी अपनी नाजों से पली बिन माँ की बेटी के पीछे। अल्लाह रहम, मेरी मासूम बच्ची पर रहम कर, इसका तो अगले महीने निकाह करवाने का सोच रहा हूँ शहर कोतवाल से। और ये आफत, हकीम साहब ये क्या बला है? अब आप ही कुछ कीजिए, इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए हमें, आप तो बहुत पहुँचे हुए आलिम हैं। हकीम साहब ने कहा, नवाब साहब आप सही कह रहे हैं, पर यह साया आपकी बेटी की हिफाजत कर रहा है और उसको बखूबी इल्म है मुझ जैसे आलिम के यहाँ होने का, और वो डर नहीं रहा मुझसे, क्योंकि वो जानता है कि वो नेक काम कर रहा है, और जब तक वो नेक काम कर रहा है मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो साया वास्तव में एक करिंदा जिन है, मतलब किसी ताकतवर जिन का सेवक है, और वो ताकतवर जिन और कोई नहीं, वही शख्स है जिससे आप अपनी बेटी का निकाह करवाना चाहते हैं। अगर मुमकिन है तो अपना फ़ैसला बदल दीजिए। अमूमन जिन्नात हमारी दुनिया में रहते ज़रूर हैं,
मगर बिना कारण दखलंदाजी नहीं करते। यही तयशुदा है पहले से। पर कभी कोई किसी ताकतवर जिन इतनी हिमाकत कर बैठता है, और सुनहरा बेटी के साथ ऐसे ही एक ताकतवर जिन का रिश्ता आपने तय कर दिया है। वो शहर कोतवाल एक ताकतवर जिन है जिसके पास अपने बहुत से करिंदे जिन्नात हैं, और वही सुनहरा की हिफाजत कर रहे हैं, यानी अपने मालिक के होने वाली बेगम की। अब ये सारी बात सुन के नवाब साहब ने कहा, क्या नफीस अहमद खान शहर कोतवाल एक जिन? हकीम साहब ये क्या कह रहे हैं? ऐसा भी कहीं होता है? ये जिन्नात वगैरह, वो भी आधुनिक वक्त में? वो तो एक बेहतरीन शख्स है, एक आला अफसर। उनके आते ही शहर में अमन और चैन हो गया है, और वो खुद चलकर हमारी बेटी का रिश्ता मांगने आए थे हमारे पास, और आप कह रहे हैं कि वो जिन है? हकीम साहब ने कहा, नवाब साहब सच कह रहा हूँ मैं, 100% सच कह रहा हूँ मैं। एक अरसे से यही तय है, और इसलिए खुदा की इबादत करके आलिम बनाए जाते हैं ताकि वो इन जिन्नातों को वक्त आने पर बांध सकें या रोक सकें गलत हरकतों से। जिन्नात हमेशा से हमारे बीच रह रहे हैं, वो भी हम इंसानों की तरह। उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं, मदरसों में जाते हैं, नौकरियां करते हैं, बेशक दिखावे के लिए, पर करते हैं, ठीक जैसे शहर कोतवाल कर रहे हैं। कभी कभी किसी किसी जिन्नात को कोई इंसान पसंद आ जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो जिन्नात फिर हर हाल में उस इंसान को पाकर ही दम लेता है। उस इंसान को बचाना तकरीबन नामुमकिन होता है। और जहाँ तक शहर में अमन की बात है, आपने सही फरमाया नवाब साहब, वो अमन और चैन जिन्नात ताकत की ही बदौलत है। नवाब साहब, हाथ कंगन को आरसी गया और पढ़े लिखे को फारसी गया। अभी लीजिए, ये जो गुलदस्ता है यकीनन वही शहर कोतवाल ही लेकर आया है, या उन्होंने भिजवाया होगा। नवाब साहब ने कहा, जी जी जी, ये सुबह ही आए थे, यहाँ तभी लाए थे। हकीम साहब ने हंसते हुए कहा, तभी से सुनहरा की तबीयत नाजाज है। सही फरमाया ना? ये देखिए। इतना कह हकीम साहब ने अपनी शेरवानी की जेब में से कुछ निकाला और उस गुलदस्ते पर फूंक कर फेंक दिया, और देखते ही देखते वो गुलदस्ता टिड्डों में तब्दील हो फुर हो गया। हैरान और परेशान नवाब साहब ये देखते रहे, और विज्ञान के युग में सारे वैज्ञानिक पहलू हवा हो गए थे। नवाब साहब की सारी विलायती तखियत वाक़यात हो गई थी। नवाब साहब ने थोड़ा सोचते हुए हकीम साहब से कहा, शायद आप वजह फरमा रहे हैं। हकीम साहब ने कहा, नवाब साहब, मतलब साफ है, बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, और सुनहरा बेटी ने इन जिन्नातों के साए को देख लिया है, तभी इनकी हालत बिगड़ी है। मुकरंद मियाँ, ज़रा थोड़ा सा लोबान तो जला लाना तसले में, और सुनहरा बेटी ज़रा अपने बाल बांध लो। मुकंदर ने थोड़ी देर में एक तसले में कुछ अंगारे लोबाना चालू कर दिया। लोबाना मीन्स कि किसी अंगारों को एक उसमें एक भगोना टाइप का होता है, उसमें डालना, और उसमें लोबाना होता है, तो वो जला दिया था उन्होंने। हकीम साहब कुछ बुदबुदाते हुए सुनहरा के कमरे में लोबान के तसले के साथ दाखिल हुए, और उसका धुआं सारे कमरे में फैल गया, और थोड़ी देर में हकीम साहब सुनहरा को बाहर बरामदे में चलने को कहे। नवाब साहब और मुकेंद्र के साथ खुद भी बरामदे में आ गए थे। लोबान का धुआं तकरीबन सारे घर में फैल चुका था, और हकीम साहब अभी कुछ बुदबुदा रहे थे, और सुनहरा भी बाहर आ चुकी थी, मगर वो साया अब उसके पीछे नहीं था। और ये देख नवाब साहब ने राहत की सांस ली। वही सुनहरा भी पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन अचानक फिर से पसीने पसीने हो गई, क्योंकि दहलीज पर अब 3 साए खड़े थे। हकीम साहब, ये सुनहरा को देखिए, फिर से सहम गई है। नवाब साहब ने हकीम साहब से घबराते हुए कहा। हकीम साहब ने सुनहरा को गौर से देखा,
और उसकी टकटकी लगी नज़रों को भाप कर बाहर की ओर देखा तो वो भी एकदम सन्न रह गए, क्योंकि इस बार 3 नहीं, सायों की पूरी जामत थी। वो भी जमीन से तकरीबन 7-8 बलिष्ठ ऊपर हवा में, और उनके अगुवाई में और कोई नहीं बल्कि खुद शहर कोतवाल नफीस अहमद खान मौजूद थे, वो भी एक काले साए के रूप में। और हकीम साहब को देख मुस्कुरा रहे थे, मानो चिढ़ाते हुए कह रहे हों, हकीम साहब आप बेकार ही अपना अमल इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीम साहब ने अपनी जेब से कुछ निकाला और हवा में उछाल कर कुछ बुदबुदाते हुए हाथ उठाए, और तभी एक धुंधली सी आकृति धुएं से बनी और सायों की जमात की ओर उड़ गई, और देखते ही देखते सभी साए हवा में ही गायब हो गए। नवाब साहब, मुकंद और जुनैरा, इन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहाँ एक और नवाब साहब को अभी लगते जिगर की खैरियत ने परेशान कर डाला था, वहीं जुनैरा खुद ही गवाह बनी थी उस अजीबोगरीब वाक़या की, और उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। बात मुकंद की तो वो ठहरा एक नौकर, मगर उसको देख इतना तो समझ में आ रहा था कि उसे इतना तो यकीनन आ चुका था कि कुछ ऊपरी चक्कर है और बेहद संगीन है, मगर वो कुछ सोचकर चुप रहा था, या कुछ यूं कि सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ था किसी खास मकसद के कारण। खैर जो भी हो, फिलहाल वहाँ सब कुछ काबू में था और नवाब साहब जुनैरा को लेकर बैठक में चले गए थे, और मुकंद को कह हकीम साहब को बुलवा दिया गया था। बैठक में हकीम साहब एक पहुंचे हुए आलिम, नवाब साहब एक जानी मानी हस्ती, और सदमे में जुनैरा, तीनों मौजूद थे। और चौथी शख्सियत जो वहाँ मौजूद थी वो थी एक डरी सहमी और मजबूत खामोशी, जिसने कुछ ही समय पहले देखा था एक मंजर। हकीम साहब ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, बेटी जुनैरा घबराओ मत, ज़रा जहन पर जोर देकर तफलीफ में बताओ कि आखिर हुआ क्या था, क्या देखा तुमने या क्या महसूस किया, और ये सब कितने दिनों से चल रहा है, तभी तो हम इसका कुछ इलाज कर सकेंगे। नवाब जुबैर अली ने बोला, सुनहरा बेटी बताओ हकीम साहब को कि आखिर हुआ क्या है। तुम यूँ बदहवास तो कभी हुई नहीं थी, तुम मेरी बहादुर बेटी हो और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। डरो मत, सब कुछ सच सच बताओ, ये ज़रूर कुछ ऐसी परेशानी का हल निकालेंगे। जुनैरा बुरी तरह सहमी हुई थी और इसी हालत में किसी छोटे बच्चे की तरह नवाब साहब के पास बैठी गई और सारी आपबीती सुना डाली, जिसे सुन नवाब साहब को तो यकीन ही नहीं हुआ। अलबत्ता हकीम साहब की परेशानी पर ज़रूर शिकन आ चुकी थी। वो समझ चुके थे कि समस्या छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, और समस्या का समाधान भी लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जुनैरा ने जो कुछ भी बताया था, जो कुछ हकीम साहब ने देखा, उसे देखकर इतना तो वो समझ ही गए थे कि ये मुश्किल बहुत छोटी नहीं है। बहरहाल नवाब साहब ने अपनी जेब से एक तावीज़ नुमा लॉकेट निकाला और जुनैरा की बाजू में बांध दिया, और ताकीद की कि किसी भी सूरत हाल में जुनैरा उस तावीज़ को नहीं उतारेगी जब तक कि समस्या का हल नहीं निकल जाता, और घर से बाहर कोई भी नहीं जाएगा, मतलब कोई भी नहीं, नौकर चाकर भी नहीं। नवाब साहब से मुताफिक हो हकीम साहब ने कहा, हुजूर मसला बेहद गंभीर है, जैसा कि आपने जुनैरा के साथ हुआ सारा वाक़या उसकी ज़ुबानी सुना, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको इन सब बातों पे कतई भरोसा नहीं है, मगर कभी कभी कुछ ऐसा शैतानियत रूहें होती हैं जो हमारे बीच धमकती हैं, जिनका मकसद सिर्फ हम जैसे अल्लाह के बंदों को परेशान करना होता है। फ़िलहाल तो मैंने जुनैरा बेटी को जो हिदायतें दी हैं उन सब का आप भी ख्याल रखना, और ये ताबीज़ रखिए अपने पास, आप भी बांध दीजिए, और दूसरा जुनैरा को और ख्याल रहें, हवेली से बाहर नहीं जाना जब तक मैं खुद ना आकर कहूँ ऐसा करने को। नवाब साहब ने कहा, हकीम साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर वो साए कौन थे और उनका मेरी बेटी जुनैरा से क्या लेना देना। हकीम साहब ने हंसते हुए कहा, नवाब साहब जो भी लेना देना वो केवल जुनैरा बिटिया से है,
और वो भी आपके नगर कोतवाल को, जिनसे आपने बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए अपनी बिटिया जुनैरा का निकाह करना चाहते हैं। नवाब साहब, इजाज़त दें, अभी बहुत काम करना है मुझे, कुछ बाकी है। ये जिन्नात की पूरी जमात है और इनमें मुकाबला करना और शिकस्त देना लगभग नामुमकिन है। मुझे बहुत से आला दर्जे के आलिमों की मदद की दरकार होगी, जिसके लिए मुझे आज ही देवबंद रुखसत होना होगा। नवाब साहब ने कहा, हाँ जी हकीम साहब, बेहतर है। अब आप ही इस मुसीबत से निजात दिला सकते हैं। खुदा हाफिज। नवाब साहब बेहद हैरान और परेशान थे। कहाँ तो उनकी शहजादी की शादी होने वाली थी, उसकी खुशियों में वो पागल थे, और कहाँ ये जिन्नातों के साए का खौफ अब पसर गया था। किसी तरह डर के साए में वो रात गुजारी थी, और सुबह होते ही नगर कोतवाल की गाड़ी का हॉर्न दरवाजे पर बजा और नवाब साहब और जुनैरा दोनों की रूह तक कांप गई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मुकंद ने बिना देर किए दरवाज़ा खोल दिया और सामने नजर आए नगर कोतवाल और कुछ लोग हाथों में फलों के टोकरे, मिठाइयाँ, कपड़े और आभूषणों के थाल लिए अप्सरा सी खूबसूरत ख्वातीन। अख्तर खान ने कहा, आदब। नवाब साहब, इजाज़त हो तो तशरीफ़ लाएं। एक अजीब सी मुस्कान के लहजे में पूछा गया हुक्म सा था। नवाब साहब ने कहा, आदाब, चाहते हुए भी मना ना कर सके। बेशक तशरीफ़ लाइए कोतवाल साहब, ये आपके साथ। अख्तर खान उर्फ कोतवाल साहब अंदर आते हुए, ये सभी हमारे रिश्तेदार हैं, सुबह ही देवदंत से आए हैं, हमारे निगाह तक यहीं रुकेंगे। कुछ नजराने लाए हैं हमारी होने वाली बेगम के लिए। देवबंद का नाम सुनकर नवाब साहब चौंक गए। कल ही तो हकीम साहब ने वहाँ जाने की बात की थी। उनका यूँ चौंकना कोतवाल साहब से छुप नहीं सका था, लेकिन शायद वो कुछ सोचकर खामोश हो गए और अंदर दाखिल हुए। कोतवाल साहब के पीछे पीछे एक उम्रदराज आदमी, दो कोतवाल साहब के हम उम्र और चार जुनैरा की उम्र की खूबसूरत बलाओं ने घर के अंदर कदम बोसी करती थी। अंदर आते ही सब ने एक बार चारों ओर देखकर घर का जायज़ा लिया और बैठक में आकर बैठ गए। कोतवाल साहब ने कहा, नवाब साहब, ये हमारे वालिद साहब के छोटे भाई बदरुद्दीन हैं। उनके बाद यही हमारे लिए सब कुछ हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ इनकी बदौलत हूँ, समझ रहे हैं ना आप, जो कुछ भी। मुस्कुराते हुए कहा, और ये हामिद है और कासिम हमारे चचेरे भाई, और ये हमारी फुफेरी बहनें नफीसा, नुसरत, फरीहा और परवीन। इतना कहते ही सबने जुनैरा को बुलाने की ख्वाहिश की। मुकद्दर ने इतने में शरबत रख चुका था और नवाब साहब के इशारे पर जुनैरा को बुला लिया गया था। जुनैरा डरी डरी सहमे कदमों से बैठक में दाखिल हुई और सबको सलाम किया, और तभी परवीन ने आगे बढ़कर हीरो का एक खूबसूरत हार जुनैरा के गले में पहना दिया और उसे कुछ मीठा खाने को दिया। ना चाहते हुए भी जुनैरा को वो सब सहना पड़ा, लेकिन वो मीठा खाए ही शहनाज हवा में 2-4 फुट ऊंचा उठ गई। और ये देख नवाब साहब डर से कांप गए। भला उन जिन्नातों की ताकत के आगे वो करते भी तो क्या। दोनों हाथ जोड़कर कोतवाल साहब के आगे गिड़गिड़ाने लगे, कोई गुस्ताखी हुई वो तो मुझे सजा दें, मेरी फूल सी बच्ची को छोड़ दो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, ये तो तुम्हें जानती तक नहीं है। कोतवाल साहब ने आगे बढ़कर नवाब साहब को कंधे से पकड़कर उठाया और कहा, नवाब साहब, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जुनैरा भी हम में से एक है, मतलब एक जिन्नात ही है वो, और इसलिए हम आपके पास इसके निकाह का पैगाम लाए थे। बस ये अभी ये खुद को जानती नहीं है कि ये क्या है, मगर अब सब ठीक हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। जुनैरा इतने में खुद को पहचान चुकी थी और अब्बू यही नवाब साहब को मुखातिब हुई। अब्बू, मैं ठीक हूँ और पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, और मैं भी एक जिन्नात हूँ, ये भी जान चुकी हूँ मैं। मुझे सब समझ आ चुका है। मैं कोतवाल साहब से निकाह करने को रजामंद हूँ।
आप सब परेशान ना हो, सब ठीक है। कोतवाल साहब ने आगे बोला, नवाब साहब, हम समझते हैं कि आपको कुछ दिनों से बहुत परेशानी हो रही थी, मगर ये सब करना ज़रूरी था। आपकी बेटी हकीकत में एक जिन्नात है जिसका जन्म आपके घर में हुआ। और एक बात जो आपको आज तक मालूम नहीं है वो ये है कि आपकी मरहूम बेगम भी एक जिन्नात थी और उनका इंतकाल का कारण उनकी दी गई सज़ा थी, आपसे निकाह करने की, एक इंसान से निकाह करने की। और इसलिए आपकी जुनैरा बेशक एक इंसान थी, पर अब उसके अंदर की जिन्नाती ताकतों को जगा दिया है परवीन ने। हमारा मकसद आपको या जुनैरा को नुकसान पहुंचाने का कतई नहीं था। हमने तो आप दोनों के लिए ही मुकद्दर को यहाँ नौकर बना रखा था, जो मेरा छोटा भाई है। और हकीम साहब को भी आपने बिना वजह तकलीफ़ दी। उनको मेरे बारे में सब इल्म था, मगर हाँ, जुनैरा को वो नहीं पहचान सके क्योंकि उस वक्त जुनैरा की जिन्नाती ताकतें सोई हुई थी। नवाब साहब ने कहा, मतलब मेरी मेरी बच्ची एक जिन है और मेरी मरहूम बेगम भी। या खुदा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मेरी बेटी जिन बन चुकी थी, मतलब मुझसे दूर चली जाएगी। अब्बू, मैं अब भी आपकी लाडली हूँ। बेशक अब मैं जिन्नाती ताकत और अपनी असलियत जान चुकी हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने अब्बू को भूल जाऊँ, अपना बचपन भूल जाऊँ। आपके साथ गुजारा हर पल मुझे याद है और मैं आपसे दूर नहीं जा रही। आप जब भी याद करोगे मैं फ़ौरन आपके सामने आ जाऊँगी। अब जिन हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ अब अपने अब्बू के लिए। इतने में हकीम साहब ने दरवाजे से अंदर कदम रखा और सबको देखकर मुस्कुराते हुए बोले, तो राज महफिल में खुल चुका है नवाब साहब। अब आपको सब पता लग ही चुका है और मैं यही बताने आया था। बेफिक्र रहिए, अब आप, आपकी शहज़ादी दोनों ही महफूज हैं। आखिर कोतवाल साहब के ससुर हैं और वो भी जिन्नातों की जमात के आला अफसर। क्यों जुनैरा बेटी, अब्बू को दे दी अपने और कोतवाल साहब के निकाह की रजामंदी?